नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि भगत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि प्रो कंपटीशन। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में आसपास और मस्त जिंदाबाद से लग रहे हो। तो साथियों, आज की क्लास है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो रियली में लगना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, भर्ती पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्लास है। और कोई बच्चा हंसी मजाक करने के लिए या टाइम पास करने के लिए भर्ती देख रहा है तो बेटा वो ये क्लास बिल्कुल ना देखे। जो बच्चे सीरियस है वो ये क्लास देखें और टारगेट करें कि आज की क्लास में आपने कितना टारगेट किया या आपके क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं। आज की क्लास में रहेंगे 18 क्वेश्चन रहेंगे। 18 क्वेश्चन रहने वाले आज की क्लास में। और आज की क्लास का जो टाइप है, जो लेवल है, वो मीडियम क्वेश्चनों का लेवल है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चनों का लेवल नहीं, ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चनों का लेवल नहीं, मीडियम है। कुछ हार्ड रहेंगे, कुछ नॉर्मल रहेंगे, एवरेज फैलाएं तो नॉर्मल मतलब मीडियम क्वेश्चन रहने वाले। ठीक है, तो आप ये टारगेट करें कि ये जो 18 क्वेश्चन में से आपको कितने सही जा रहे हैं। अगर आपके 18 में से 18 सही जा रहे हैं तो जेन्युइनली आपका वर्दी पक्की रहने वाली। ठीक है, और ये जो क्लास है सुबह 8 बजे मिलेगी आपको। ये जो क्लास है सुबह 8 बजे मिलेगी, सुबह 8 बजे। ठीक है, सुबह 8 बजे मिलेगी, डेली आपको 8 बजे मिलेगी। 8 बजे आपको रेडी रहना है। और इस क्लास का बेनिफिट ये है कि ये जो क्लास है प्रीवियस ईयर यानी पिछली जो परीक्षाओं जो क्वेश्चन है वहां से संकलित की गई है। और उन क्वेश्चनों को देखते हुए आपको कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या लेवल का रहने वाला है। वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो आप इन चीजों को छोड़ें, सारी चीजों को, इधर उधर की बातों को, और क्या करें, आपको इन क्वेश्चनों को लगाएं और कॉपी पेन साथ में लेके बैठे। और ये जो क्लास है प्रैक्टिस बेस्ड रहेगी। आपको स्पीड मेंटेन रखना होगा और थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे और आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने को मिलेंगे और सॉल्यूशन बहुत अच्छा और धुआंधार वाला मिलने वाला है। और शाम 4 बजे आपकी हिंदी की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनकी क्लास रहने वाली है। तो जहां पे आप यूपीएससी से तैयारी करो, जहां से भी आप पेड फ्री या ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से करो वहां से करें और प्रैक्टिस के लिए आप यहां से क्वेश्चन ले सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहने वाला है आज का कि बोला 6 की पावर 76 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे यूनिक क्वेश्चन है और देखते ही मजा आ जाएगा। सॉल्यूशन उनका और ही लाजवाब रहने वाला है। तो देखेंगे भाई, वीडियो के अंत तक बने रहें और क्वेश्चनों को लगाएं, साथ साथ अपना रिव्यू और कमेंट अपना जरूर देंगे मेरे इतने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए। देखेंगे कौन सिलेक्शन लेने लायक है कौन नहीं है। ठीक है, अगर आपने 18 में से अगर आपने 16 सही किए आज की क्लास में तो समझ लेना आपका सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल पक्का है। आप अंत तक बने रहे, इसको देखेंगे, आप नोटिस करेंगे आपने कितना सही किया। आप 16 सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, और जिसका 18 में से 18 सही है तो समझ लो कि उसे रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है भाई, तो चलो भाई देखेंगे कि बोला 6 की पावर 76 में अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी 6 की पावर 76 में अगर मैं डिवाइड दूं 5 का तो रिमाइंडर क्या रहने वाला है। भाई बहुत ही यूनिक सवाल है, बहुत ही सॉल्यूशन इसका बहुत शॉर्ट है। इस सॉल्यूशन को इसको सवाल करने के लिए आपको बिना कॉपी पेन का तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा चीजें नोट करेंगे और थोड़ा पहले देखेंगे फिर इसको नोट करेंगे कि 0, 1, 5 और 6 अगर ये अंक आपको इकाई अंक में दिखते हैं, किसी भी संख्या के इकाई अंक में दिखते हैं, ठीक है, इनके ऊपर चाहे पावर सम में हो विषम में हो कितने भी मतलब उसमें अंकों में हो, जैसे बोला जाए 4 हो 6 हो 10 हो 20 हो 50 हो 100 हो 1000 हो लाख हो करोड़ हो क्यों हो। ठीक है, पावर की बात की जा रही है, घात की बात की जा रही है। तो उनका जो इकाई अंक होगा, तो जैसे किसी संख्या के अंत में 0 है तो उसका एक इकाई अंक 0 ही आएगा। किसी संख्या के अंक में 1 है और उसकी पावर लगा हुआ 76 लगा हुआ या 72 लगा हुआ या 230 लगा हुआ है 520 लगा हुआ तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। ऐसी 5 अगर अंत में है तो उस संख्या का इकाई अंक भी 5 ही आएगा। और जिसके अंत में 6 है तो उसका इकाई अंक भी 6 ही आएगा। ठीक है भाई, 6 आएगा। तो यहाँ पे हमारा इकाई अंक अकेला नंबर है 6 है, 6 की पावर 76 है, तो इसको जितना भी सोल्व करोगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। जब इसको हम 6 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप बोलोगे ये यूपी ऐसा ही में आया हुआ है बेटा, जो लेवल है पेपर का थोड़ा सा बढ़ के आएगा लेकिन चीजें वही आएंगी। a+b का होल स्क्वायर अगर आपने पिछली भर्ती परीक्षा पूछा है तो a+b का होल स्क्वायर भी इसमें पूछेगा तो वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, संख्याओं का मान बदल सकता है, चीजें आगे पीछे करके पूछ सकता है चीजें, लेकिन वही रहेंगी जो चीजें आपने पहले पढ़ रखी हैं, जो पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क होगा और कुछ नहीं होगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। बोला नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या होगा। फटाफट वाला सॉल्यूशन देखेंगे कि इसको विद इन सेकंड में या विद इन सेकंड नहीं विद इन मिनट के अंदर, मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मिनट रहने वाले पेपर में। उसको देखते हुए आप क्या करना है, क्वेश्चन को बेटा ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड को आपको देना होगा। ठीक है, तो समीकरण दे रखा, उसको सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ही कम समय में बहुत ही ट्रिकी मेथड के साथ में क्या करोगे,
करोगे, बोला 3 इंटू 6 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 को हमें करना है 12 की पावर 2 से सॉल्व करना, बराबर इसकी x वैल्यू है, तो x का मान क्या होगा, बहुत ही जल्दी। ठीक है, आप इसको कोशिश करें जल्दी से जल्दी लगाने की, और आपको क्या करना होगा कि आपको मेरे सॉल्यूशन इंतजार नहीं करना, उससे पहले आपको खुद करना होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस बैच है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बैच में देखना होता है कि हमें सबसे कम समय किस चीज में लग रहा है, सबसे ज्यादा समय किस में लग रहा है। जिसमें ज्यादा समय लग रहा है उसको नोट करो, किस टॉपिक में ज्यादा समय लग रहा है तो उसको आप क्या करो, फिर से रिवाइज करो। ठीक है, चलो फटाफट से करेंगे इसको कि 3 इंटू 6 की पावर 2 यानी 6 इंटू 6 लिखोगे, कुछ बच्चे 6 इंटू 6 की पावर 6 को 36 लिखेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कैलकुलेशन इजी बनानी है ना कि हार्ड बनानी है। ठीक है भाई, चलो आगे देखेंगे, बोला क्या है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 लिख दो। ठीक है, 2 इंटू 2 लिख दिया हमने, अपॉन में 12 की पावर 2 है, तो कुछ बच्चे लिखेंगे इसको 12 की पावर 2, मुझे तो पता है इसका स्क्वायर कितना होता है, 12 की पावर 2 बराबर 144 होता है, लेकिन 144 नहीं लिखेंगे, क्यों कि हमें चीजें इजी बनानी है ना कि हार्ड बनानी है। तो वो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या बचा हमारा 3 बचा, तो x की वैल्यू कितनी है 3 है। बहुत ही इजी, ठीक है, बहुत ही इजी, चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, और इतना आसानी से समझ में आएंगी कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसी वीडियो पाने के लिए, ऐसी क्लास पाने के लिए सुबह 8 बजे अलर्ट रहे, आपको ये रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। ठीक है, ये नहीं लाइव मिलेगी, ठीक है, रिकॉर्डेड मिलेगी आपको, डेली 8 बजे मिलेगी, तो तैयार रहे डेली 8 बजे। ठीक है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बोला कि 4.858585 और ये अनंत तक दे रखा है, इसका भिन्नात्मक संकेत पद्धति क्या है, भिन्नात्मक संकेत पद्धति क्या है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें क्या हुआ, इसको कैसे करेंगे, इसको जैसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया ना, आप चकरा जाओ, कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको देखेंगे तो 4.858585 इसकी तो अनंत है, तो इसकी लीला भी अनंत रहेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 4.85, ठीक है, 858585 डॉट डॉट दे रखा है, तो ये चीज है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, इसको थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा बैक रिवर्स में आएंगे कि आपने पढ़ा था कि 4 पॉइंट जो चीजें बार बार आए, यानी जो चीज बार बार आए तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, बार लग जाता है, क्या लग जाता है, बार लग जाता है। और जिस संख्या के साथ बार लगा हो और पॉइंट के आगे कोई अंक लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, जैसे पॉइंट के आगे क्या है हमारा 4, तो 4 प्लस के कितना हमारा 85 है, 85 बार लगा हुआ, कितने अंकों पर बार लगा हो, 2 अंकों पर बार लगा हुआ है, तो अपॉन में जितने अंकों पर बार लगा हो उतने 9 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इस फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, जो फ्रैक्शन सॉल्व कर जाएगा मान लो उसकी वर्दी पक्की। ठीक है, वर्दी पक्की हो जाएगी बिल्कुल, तो क्या करेंगे, इसको जोड़, इसको सॉल्व करेंगे तो 99 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना होगा, इसको शॉर्ट मेथड देखो कि यहाँ 100 में कितना कम है, 1 कम है, और यहाँ का 100 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 400 आएगा, और 100 में कितना कम है, 1 कम है, और कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से किया, तो 400 में कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, 396 हो जाएगा, प्लस के 85 अपॉन के 99। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 हासिल लगी 1, 8 और 9 17 17 और 1 18 हासिल लगी 1, और 3 और 1 4 है, 481/99, 481/99 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो, कि आपने मुझसे पहले किया तो कमेंट करके जरूर बताना ये क्वेश्चन आपने मुझसे पहले किया। जो भी आप क्वेश्चन मुझसे पहले कर रहे हो तो समझ लो कि आप बहुत ही अच्छी लेवल की तैयारी कर चुके हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ भाई आपने ये क्वेश्चन जो है मुझसे पहले किया, और आपने ये तरीका अगर नया सीखा तो उसको नोट जरूर करोगे, हाँ भाई ये चीजें यहाँ पे इस तरह से यूज होती हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बोला है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6, 12 और 18 से विभाजित हो सके। सबसे छोटी हो, मतलब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 18 से छोटी हो और 6, 12, 18 से विभाजित हो सके। तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग, 6, 12 और 18 का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो 6, 12, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 6, 12, 18 का एलसीएम कितना होगा, 36 हो जाएगा भाई, 18 दिन 36, 12 36 और 6 36 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना 36 हो गया। अब मुझे क्या करना है, 18 से छोटी लेना है। अब ये देखो आप क्या 1800 में 36 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो देखेंगे भाई 36 का भाग देंगे तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 2 से काटो उसको 50 बार, यानी 1800 में 36 का भाग जा रहा है। उस देखो इन सभी से डिवाइडेड वाली संख्या 1800 इन सभी से डिवाइड हो रही है, लेकिन उसने क्या बोला है कि उससे हमें छोटी चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी वो उससे 1800 से हमें छोटी चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो क्या करोगे आप, 36 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ से 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ से 7, यहाँ 1, यानी 17 से 64। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, जिसने निकाले वेरी गुड भाई। इसको क्या आंसर क्या होगा, 17 से 64 बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला है
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात कितना, 3:8 है। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी उस महीने की बचत होगी। थोड़ा देखो, ये एक लैंग्वेज वाला सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, पढ़ो पहले ध्यान से। मिस्टेक बच्चा कहाँ करता है, क्वेश्चन में पेपर में जाके हड़बड़ी कर जाता है। मैं यूपी पुलिस का पेपर दे रहा हूँ, मैं यूपी पुलिस का पेपर दे रहा हूँ, और वहां जाके हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ता नहीं है। ढंग से पढ़ता नहीं तो वहां क्या होता है, वो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेगा। चीजें बहुत आसान होती हैं लेकिन उसके लिए बहुत कठिन साबित हो जाती हैं। कैसे कि देखो, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात कितना, 3:8 है। जैसे बचत है, ये बचत है, बचत अनुपात 8 दे रखा, बचत अनुपात व्यय, बचत अनुपात व्यय दे रखा, व्यय, ठीक है, बचत अनुपात व्यय दे रखा है, तो 3:8 है। यानी उस परिवार का खर्च 3 रुपए है और बचत 3 रुपए है और खर्चा कितना, 8 रुपए है। तो इनकम कितनी होगी भाई, इनकम होगी भाई, 3 बचा रहे हो, 8 खर्च कर रहे हो, तो इनकम कितनी हो जाएगी, खर्चा प्लस बचत जोड़ोगे तो इनकम निकल के आएगी। तो इनकम होगी इनकी, अनुपाती योग जोड़ लो, या फिर इनकम हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है भाई, 11 हो गए। जब 11 हो गए, उसने क्या बोला है कि जिस महीने में परिवार की आय 27,500 तो उस महीने बचत कितनी होगी, उस महीने में बचत कितनी होगी। देखो आय कितनी है, 11 है, आय 11 है तो कितनी, इनकम कितनी है आपकी, 27,500 है। ठीक, 27,500 है। और बचत पूछिए तो बचत कितनी, यहाँ पे 3 है, यानी 11 यूनिट की वैल्यू 27,500 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालो। तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली लगा दो भाई, 27,500 इंटू 3/11। ठीक है, अब इसको काटो, 11 दूनी 22, बचा कितना, 2, सॉरी 5 बचा, 55 हो गया, 11 पन्ना 55, फिर 00। ठीक है, तो 25 या 75 यानी 7,500। चीजें समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। आपने अगर हिंदी क्लास नहीं देखी हो तो हमारी जो प्ले लिस्ट बनी हुई है यूपी पुलिस के लिए, हिंदी के लिए, वहां से भी आप प्रीवियस ईयर जो एग्जाम है उनके जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन कर रखा है, सॉल्यूशन। तो आप बोलो हिंदी के सवालों का सॉल्यूशन कैसे, कि आपको एक एक ऑप्शन को, आपके जैसे 4 ऑप्शन हो तो उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इतना कि अगर आपने वो एक क्लास देख ली, अगर एक क्लास आकर आपको कहीं पे भी हिंदी वीक हो रही है किसी पॉइंट में, तो सारा चीज का एक ही क्लास में रिवाइज हो जाएगा। उसी आधार को मानते हुए आपको एक क्लास में, जैसे आप हिंदी क्लास देख रहे हो तो हिंदी क्लास में आपका पूरा का पूरा जो होल सिलेबस है उसको रिवाइज करना है एक ही क्लास में, वो उद्देश्य है। दूसरा, आपका जो मैथ की क्लास है इसमें भी आपका पूरा जो सिलेबस है, जो भी पूरे चैप्टर उसका एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक है, आगे देखें क्या बोला गया है। ये आपका एलिगेशन मेथड से, एलिगेशन चैप्टर से आपका क्वेश्चन आ चुका है कि बड़ा 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं के 4 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं से मिलाया जाए, ताकि मिश्रण को 4 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचकर 10% लाभ हो। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, दो तरह की गेहूं है, दो तरह की गेहूं है। पहला गेहूं है वो 3 रुपए 60 पैसे प्रति केजी वाला है। ठीक है, दूसरा जो गेहूं है वो है आपका कौन सा है, 4 रुपए 20 पैसे प्रति किलो। ठीक है, दूसरा गेहूं 4 रुपए 20 पैसे प्रति केजी का गेहूं है, प्रति केजी का गेहूं है। ठीक है भाई, प्रति केजी गेहूं हो गया। अब जो इसको मिला रहा है वो दूसरे वाले गेहूं को मिला रहा है 8 किलो, दूसरे वाले गेहूं को मिला रहा है वो 8 किलो। ठीक है, इसको उसने मिलाया 8 केजी। ठीक है, अब इसको मिलाना, वो इसको कितने केजी मिलाएगा वो ये पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन कब, क्या कंडीशन क्या रहेगी, इन दोनों को मिलाने के बाद में वो अगर 4 रुपए 40 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेचे तो उसे क्या हो, 10% का लाभ हो। क्या हो, 10% का लाभ हो। तो क्या बोलोगे कि जब हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 4 रुपए 40 पैसे है, 4 रुपए 40 पैसे है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है हमारा, 10% है, प्रॉफिट परसेंट कितना, 10% है। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, कि जैसे कि ये जो आपकी जो वस्तु है 10% लाभ के साथ बिक रही है, 10% लाभ के साथ बिक रही है, तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है आपका, 100% होता है। तो 100% क्रय मूल्य है और फायदा आप ले रहे हो 10% का, तो विक्रय मूल्य कितने परसेंट पे हो गया, आप बोलोगे 110% पे हो गया। भाई विक्रय मूल्य में क्या होता है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ जोड़ता है, तो लाभ परसेंट और क्रय मूल्य परसेंट दोनों को जोड़ोगे तो कितना विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो आपको क्या हो रहा है, 110% पे कितना है, 4.40 रुपए है, 4.40 है। आपको क्रय मूल्य निकालना है तो कितना, क्रय मूल्य कितना, 100 पे होता है हमारा। तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करोगे तो 4.40 इंटू 100/110। भाई 0 से 0 खत्म हुई हमारे, इसको 0 को नहीं खत्म करेंगे, अभी खत्म मत करो। जैसे 0 है हमारी, ये पॉइंट हटाया, 2 अंक 2 0 बढ़ गई हमारी, 1 2 3 1 2 3 और 11 चौक 44, यानी 4 रुपए प्रति केजी का क्या है उसका
क्रय मूल्य है, उस मिश्रण का जो भी आपको जो मिश्रण बनाओगे उसमें 4 रुपए प्रति किलो का मिश्रण बनेगा। अब चीजें समझो, यहाँ पे मैंने मान लिया इसने मैंने यहाँ पे x kg मैंने मिलाया, एक्स के जी मिलाया, तो क्या बनेगा, सवाल हमारा क्या बनेगा कि ये तो मैंने मिलाया एक्स के जी और ये मिलाया मेरा 8 के जी, ठीक है, ये मिलाया मेरा 8 के जी, ठीक है भाई। अब इसका मूल्य कितना है भाई, इसका मूल्य कितना, 3 रुपए 60 पैसे, 3 रुपए 60 पैसे इसका है, और इसका कितना है भाई 4 रुपए 20 पैसे, तो 4.20 इसको लिखोगे, है ना। अब इसका टोटल का कितना है, ओवरऑल जो मिश्रण को बेच रहे हो उसका क्रय मूल्य कितना पड़ रहा है, 4 रुपए पड़ रहा है। अब इनका अंतर निकालने की कोशिश करोगे, कितना हो जाएगा, 4 रुपए 20 पैसे, और 4 रुपए का अंतर कितना होगा आप बोलोगे 0.20 हो जाएगा। ऐसे इसको अंतर निकालो, 4 रुपए और 3 रुपए 60 पैसे का अंतर 0.40 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा, ठीक है, 20 एकम 20, 20 चौक 20 दूनी 40, यानी 1:2 हो गया, 1:2 हो गया, ठीक है। अब यहां से कैसे डिफाइन करोगे, ये जो x की वैल्यू क्या है, देखो 2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, 2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 की वैल्यू कितनी भाई, 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी 4 हो जाएगी, यानी 4 किलो गेहूं से मिलाना होगा, 4 किलो गेहूं से मिलाना होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इससे अच्छा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं भी ट्राई कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, जैसे आप कर रहे हो, ठीक है भाई, इसको नोट करते चलना, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, हो सकता है प्रीवियस ईयर से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल भी सकते हैं। प्रीवियस ईयर पे इतना भरोसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि जहां से जो उसका सिलेबस जो पैटर्न होता है ना, सवालों का जो लेवल होता है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम से देखने को मिलता है। कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर के सेम टू सेम रख दिए जाते हैं। एग्जाम्पल, यूपी टेट के एग्जाम में 2017 में जो एग्जाम हुआ था वही क्या है आपको 2020 में या 21 में जो पेपर हुआ था उसमें देखने को सेम टू सेम पूरा का पूरा पेपर दे दिया था। एक दो क्वेश्चन छोड़ो, पूरे 150 क्वेश्चन उसमें दे दिए थे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर एग्जाम बहुत जरूरी है, जो पैटर्न होता है वो सारा चीज प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही निकल के आता है, ठीक है। तो बोले देखो दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो क्या करोगे, तो छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या कितनी है 10 है, और बड़ी संख्या मान ली x मान ली, बड़ी संख्या क्या मान ली x मान ली, ठीक है। अब इनका अंतर कितना है, बोला कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 60% है, यानी ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से अगर मैं छोटी संख्या घटाऊंगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाऊंगा तो इनका जो अंतर निकलेगा वो क्या होगा, बड़ी संख्या का 60% यानी x इंटू 60/100 हो जाएगा, x इंटू 60/100 हो गया हमारा, ठीक है भाई। इसको जब काटोगे क्या होगा, काटोगे तो क्या होगा भाई, 0 0 खत्म हुई हमारी, है ना। तो कितना होगा हमारी 10 इसको इधर भेजोगे, 10 इसको इधर भेजोगे, या इसको और छोटा कर लो, 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो 5x भाई, इसका मल्टीप्लाई से करोगे तो 5x माइनस 10×5 = 50 बराबर 3x हो गया, 3x हो गया भाई। अब x 3x ये है, इसको इधर भेजोगे तो 5x में 3x जाएगा तो 2x बचेगा, और 2x बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 2 से काटोगे उसको 25 बार, तो x बराबर कितना हो गया 25 हो गया, x बराबर कितना हो गया 25 हो गया। तो बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी 25 आ गई। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से क्या है टाइम ज्यादा लगता है, चीज अगर एक्यूरेट अगर आपके सामने फंसी हुई है तो उसको कर सकते हो। इसको जैसे जिसकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो ऑप्शन से कर जाएगा, कुछ ही सेकंडों में लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस आएगा समय का, लेकिन उससे क्या ऑप्शन क्या उसे चारों चेक करने पड़ेंगे। ये तो तीसरा ऑप्शन मिल गया, अब पता चले चौथे ऑप्शन पे जाके मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन का मेथड थोड़ा लंबा पड़ जाता है, ईजी होता है लेकिन थोड़ा लंबा पड़ जाता है, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन बोला है कि यदि क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के लागत विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी आपने 10 आप मतलब रिटेलिंग का काम कर रहे हो तो 10 नलिकाओं का लागत मूल्य, यानी 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसमें लाभ प्रतिशत का हमें बताना है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन में बच्चा बहुत मोस्टली फंसी जाता है कि मैं इसको क्रय मूल्य क्या मानूं, विक्रय मूल्य क्या मानूं, कि इसमें प्रॉफिट क्या निकलेगा, ये सारी चीजें फंस जाता है। कैसे सॉल्व करो, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत एक लाइन में क्या इसका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे मान लो 10 का सवाल ने जो बोला उसे लिखोगे कि 10 का लागत मूल्य, नल का छोड़ो, जो भी चीज है उसे छोड़ दो, क्या 10 का लागत मूल्य यानी 10 का क्रय मूल्य,
10 का लागत मूल्य बोलो या क्रय मूल्य बोलो, तो 10 का लागत मूल्य या क्रय मूल्य, 10 का सीपी, 10 का सीपी बराबर किसके बराबर है, 5 के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 5 का यानी मल्टीप्लाई और विक्रय मूल्य यानी एसपी हो गया। ठीक है, तो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, भाई ये तो बोला था 10 का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 5 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर करके हम क्या किया, 5 से 5 दूनी 10 हो गया, तो सीपी अब देखो ये क्या, एसपी तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 से कट गया हमारा। ठीक है, एसपी हमारा मल्टीप्लाई में तो इधर करेंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे तो अपॉन में हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो सीपी के आगे एक आएगा अपॉन ये दो जो इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो बटे में पहुंच जाएगा, यानी क्रय मूल्य हमारा 1 हो गया और विक्रय मूल्य हमारा 2 हो गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई, हमारा प्रॉफिट हुआ हमारा भाई, 1 की चीज खरीदे 2 की बिकी है तो प्रॉफिट हुआ हमारा 1। और प्रॉफिट परसेंट जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ध्यान हो अगर आपको, तो प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू 100, प्रॉफिट इंटू क्रय मूल्य बटे 100। तो प्रॉफिट कितना हमारा 1 है और क्रय मूल्य कितना हमारा 1 है, इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1 से 1 कटा एक बार और 100 इंटू 100 करो तो 100% हो जाएगा, कितना 100%। ठीक है भाई, तो इसका जो लाभ होगा वो 100% ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, फटाफट क्वेश्चन, फटाफट सॉल्यूशन। ठीक है, धुआंधार सॉल्यूशन, ठीक है, सुपरफास्ट सॉल्यूशन। इसके लिए क्या करोगे आप, बोला कि 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 में की गई तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, यानी 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 में की गई तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बट्टा वाले चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, यानी डिस्काउंट वाले से। ठीक है, तो जब चीजें छूट पर दी जाती हैं तो क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, 100% माना जाता है, एमआरपी 100% माना जाता है, 14% का डिस्काउंट दिया गया तो कितने परसेंट पर वस्तु बिकी, आप बोलो 86% पर। ठीक है, देखो जैसे आपका एमआरपी कितना था, एमआरपी मैंने मान लिया 100%, एमआरपी मैंने मान लिया 100%, डिस्काउंट आपने दे दिया, आपने 14%। ठीक है, 14% डिस्काउंट दिया तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा या सेलिंग परसेंटेज होगा, वो परसेंटेज में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, 86% हो जाएगा भाई, डिस्काउंट तो हमारा घटेगा ना। तो 86% हमारा कितना है, बोला कि 215 है, कितना 215 है, कितना 215 है। ठीक है, अब बोला हमें क्या निकालना है, उसका अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य कितना, एमआरपी कितना है हमारा 100%, तो 100% तो 100 निकालना क्या होगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली लगाओगे तो 215 इंटू 100 बटे 86, और 86 से इसको काटोगे तो 2.5 टाइम कटेगा ये, और 2.5 को मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, कितना 250 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत चीजें समझ में आ रही है तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस क्लास को लेकर अपना कम समय में ज्यादा सॉल्यूशन और ज्यादा चीजें सीख सकें। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि 10 रुपए की राशि एक ऋण के रूप में दी गई, सॉरी 10 नहीं 100 रुपए की, 100 रुपए की राशि एक ऋण के रूप में दी गई जिसे 20 रुपए की 6 मासिक किस्तों में वापस किया जा रहा है तो ब्याज की दर क्या थी। देखो अगर आपको साधारण ब्याज में किस्त वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर आपने कहीं फाइनेंस वगैरह करा रखा हुआ या कहीं से लोन वगैरह ले रखा हुआ तो आपको एक किस्त पहले ही ले ली जाती है, जैसे आपके पास में पैसा आएगा या पैसा आपको आने वाला होगा उससे पहले आपको एक किस्त ले ली जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर्म फिल हो जाएगा एक किस्त आपसे ले लेते हैं। ठीक है, तो 20 रुपए प्रति किस्त, 20 रुपए, चीजें समझना, यहाँ पे जो उसका मूलधन है उसका कितना 100 रुपए है। ठीक है, मूलधन 100 रुपए है और किस्त आपकी 6 महीने की चलेंगी तो देखो पहले किस्त वो ले लेगा, पहले किस्त वो 20 रुपए ले लेगा। ठीक है, 20 रुपए ले लेगा, अब क्या होगा प्लस 6 किस्त वो लेगा 20-20 रुपए की, 6 किस्त वो 20-20 रुपए की लेगा, तो 6 किस्त वो लेगा कितने की, 20-20 रुपए की लेगा, वो कितना हो जाएगा, तो टोटल रुपया कितना जाएगा, तो 20 प्लस के 6 और 6 इंटू 20 करोगे 120 हो जाएगा, यानी आपके पास से 140 रुपए जाएंगे। 140, आपने क्या 100 रुपए लिए, 140 जा रहे हैं, तो ब्याज कितनी जा रही है भाई इसकी, ब्याज जा रही है इसकी भाई 100 रुपए आपने लिए हैं और 140 आपको दे रहे हो तो ब्याज कितनी जा रही है, 40 रुपए जा रही है। अब आपको क्या इसका रेट बताना है, इसका दर बतानी है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई कि SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। अगर महीने का दे रखा हो तो इंटू क्या कर दोगे, 12 कर दोगे, महीने का दे रखा हो तो इंटू 12 कर दोगे। यहाँ पे समय जो है महीने में दे रखा है तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, P हमारा कितना था, P हमारा देखो P हमारा कितना है 100 है तो 100 लिखेंगे, इंटू हमें R निकालना है
टी कितना 6 महीने है तो 6 लिखोगे, अपोन में 100 और इनटू महीने की बात चल रही तो 12 लिखेंगे, बराबर जो ब्याज निकला कितना हमारा 40 है तो 40 कर दोगे भाई। ठीक है भाई, तो देखो 100 से 100 खत्म हुआ, 6 दूनी 12 हुआ और 2 का मल्टीप्लाई से करोगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 80%। ब्याज भाई, ब्याज रेट भाई बहुत तगड़ा है, 80%। ठीक है, जो ब्याज ले रहा हो माला माल हो जाएगा, उसे वर्दी की जरूरत नहीं होगी। अगर इस तरह से ब्याज 80% ब्याज ले रहा तो उसे वर्दी की जरूरत नहीं है कोई उसे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बोला कि जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है, जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दिए गए रुपए की कितनी राशि पर 2 वर्षों में 1331 रुपए हो जाएगी। यानी आपको जो ब्याज है 2 वर्षों के लिए उधार दिया गया है। ठीक है, रेट क्या है उसका 10% है, दर उसकी जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 10% और जो उसका जो 1331 रुपए हो जाएगी। ठीक है, बताना है तो मुझे उसका मूलधन बताना, क्या होता है ना, मूलधन बताना। जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दिए गए रुपए की कितनी राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी 1331 में। तो क्या करोगे, देखो रेट कितना उसका चक्रवृद्धि ब्याज में, क्या करो रेट कितना उसका 10% है, कितना है 10% है तो 10% बेटा क्या लिखोगे आप कि 10% 1/10 लिखोगे, क्या लिखोगे 1/10 लिख दोगे। ठीक है, तो 10 पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है कितने की भाई, चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज है तो वृद्धि होती है भाई, मूलधन में वृद्धि होती है। तो 10 पे कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा, 10 पे 1 की वृद्धि यानी 10 का 11 हो गया। पहले साल में 10 का 11 हुआ, पर ये क्या 2 साल के लिए चल रहा है ना, 2 साल के लिए तो क्या करें 10 का 11 हो जाएगा, 10 का 11 हो जाएगा। आप इसको कर देंगे ऐसे, और 3 साल के लिए होता तो फिर 30 भाई ऐसे कर देते 10 और 11। ठीक है, तो 10 इंटू 10 करोगे 100 हो जाएगा और 11 इंटू 11 करोगे तो 121 हो जाएगा। यानी 100 रुपये राशि थी वो 2 सालों में 121 हो गई। 100 रुपये की राशि थी वो 2 साल में 121 हो गई, यानी उसका जो मिश्र धन है वो 121 हो गया। यानी वो कह रहा है कि यहाँ पे हमारा मिश्र धन कितना 1331 है, तो मूलधन क्या होगा। तो देखो जब हमारा मूलधन कितना है 121 है तो ब्याज, जब हमारा मिश्र धन हमारा 121 है तो मूलधन कितना हमारा 100 रुपये है, मूलधन कितना हमारा 100 रुपये है। जब हमारा जो मिश्र धन हमारा कितना 1331 है तो मूलधन कितना होगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करोगे तो 100 इंटू 1331 बटे 121। ठीक है, इससे काटोगे इसको 11 से काटो 11 बार और 11 से काटोगे इसको 121 बार। ठीक है भाई, 11 का क्यूब तो है, ये 11 का स्क्वायर रह गया। 11 से काटोगे फिर से 11 बार, तो 11 इंटू 100 करोगे 1100, उसका जो मूलधन होगा वो कितना होगा 1100 होगा। ठीक है भाई, तो राशि कितनी होगी वो 1100 होगी। 1100 रुपए जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1331 हो जाएंगे। इसका चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें घटा दो तो कितना 231 हो जाएगा। ठीक है, आगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 तो क्या दे रखा है देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक्स वाई जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। एक्स वाई जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं जिस समय अवधि के लिए, जिस समय, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा। एक्स वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं, अगर वह 5:3:4 के अनुपात में है और व्यवसाय से प्राप्त लाभ 6:9:8 के अनुपात में है, तो उस अनुपात का पता लगाएं जो एक्स वाई जेड द्वारा निवेश किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो, मैंने क्या बता रखा है आप लोगों को कि पूंजी इंटू समय का अनुपात बराबर लाभ के अनुपात बराबर होता है। अगर आप हमारी पिछली क्लासों को देखा होगा तो हम बताया गया पूंजी इंटू समय का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ मान लो तो पूंजी, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या दे रखा आपको कि यहाँ पे समय का अनुपात दे रखा है भाई, ये एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई जेड है। यह समय का अनुपात कितना है, समय का अनुपात कितना है कि 5:3:4 है, 5:3:4 है। ठीक है, लाभ का अनुपात कितना है, ये समय का है, ये समय का है, ये लाभ का कितना होगा, लाभ का दे रखा कितना कि आपको लाभ का दे रखा 6:9:8 दे रखा, 6:9:8 दे रखा है। लेकिन क्या होगा यहाँ पे अभी एक चीज की कमी है कि पूंजी की कमी है, पूंजी की कमी है। तो पूंजी कमी क्या होगा, तो पूंजी का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी पूंजी इंटू समय बराबर लाभ का अनुपात होता है। पूंजी इंटू समय बराबर लाभ का अनुपात। तो हम क्या करेंगे कि पूंजी मान लो इसके लिए भाई पहली है भाई, इसके लिए क्या करोगे भाई 5 इंटू R1 यानी रेट है या रुपए है R1 अनुपात कितना 3 इंटू R2 अनुपात 4 इंटू R3 बराबर क्या होगा,
भाई ये पूंजी इंटू समय का अनुपात हो गया, क्या होगा, पूंजी इंटू समय का अनुपात हो गया, है ना, पूंजी इंटू समय का अनुपात हो गया, ये चीजें। अब बराबर किसके होंगे, लाभ के अनुपात के बराबर हो जाएंगे, तो बराबर 6:9:8 हो जाएगा, 6:9:8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 5 को इधर भेजेंगे तो देखो ये अनुपात इसके बराबर है, ये वाला अनुपात इसके बराबर है, ये वाला अनुपात इसके बराबर है, ठीक है। तो क्या करोगे, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर, इसको R1 R3 ना मान के आप इसको X Y Z भी मान सकते हो, ठीक है। फिर ऐसे कंफ्यूजन ज्यादा हो रही होगी आप लोगों को, इसको सीधा सीधा X मान लो, इनकी पूंजी जो है X है, इसकी पूंजी Y है, इसकी पूंजी Z है, ठीक है, अनुपात जो है, तो X अनुपात Y अनुपात Z कर लो, तो X अनुपात Y अनुपात Z, ये चीजें आपको आसान रहेंगी। बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसका जो है ये कैसा 6 के बराबर है, तो 6/5 कर दो, भाग जाएगा इसमें, अनुपात 3 जो किसके जाएगा, 9 के नीचे जाएगा, 9/3 कर देंगे, अनुपात 8 जो 8 के नीचे क्या आएगा, 4 आएगा, तो 8/4 कर दोगे, ठीक है। कटने वाली चीजों काट दो, 3 3 9 और 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 6/5 अनुपात 3 अनुपात 2 को जब सॉल्व करोगे तो इसके नीचे 1 मानोगे, इसके नीचे 1 मानोगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 5 1 1 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 एकम 5 और 6 एकम 6 हो गया, और 1 पंजे 5 और 5 से 15 हो गया, और 2 1 पंजे 5 और 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है भाई। सो करोगे 6:15:10, क्या ये चीजें किसी एक संख्या से कट रही हैं, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं कट रही है, 6:10 15:10 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में क्या बोला गया है कि 31 मैचों में, ठीक है, ये औसत का क्वेश्चन आ गया। देखो भाई, औसत का क्वेश्चन है, क्या बोला गया, 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है, 31 मैचों में धोनी का औसत जो 31 रन है, उसने अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसने अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। तो इसको दो तरीके से करके सिखाऊंगा, दो तरीके से करना सिखाऊंगा, एक तो बेसिक तरीका और एक इसका शॉर्ट ट्रिक अप्रोच लॉजिक, जो आप समझते हो उस चीज को, ठीक है। जो कुछ बच्चे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते, नाम से समझते, कुछ लोगों से अप्रोच के नाम से समझते, कुछ लोगों से लॉजिकली नाम से समझते, ठीक है। तो पहला बेसिक कंसेप्ट कि मान लो उसके 31 मैचों में औसत कितना है, 31 रन है, औसत कितना है, 31 रन। देखो 31 रनों में 31 मैचों में उसका औसत कितना है, 31 औसत है, तो योगफल कितना हो जाएगा भाई, 31 × 31 करोगे तो कितना भाई, 1 एकम 1 हो गया, ठीक है, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो गया, और 3 3 9 हो गया, ये 961 इनका योगफल हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे इस ट्रिक को जानना समझना चाहते हो भाई, स्क्वायर कैसे निकालते बड़ी संख्याओं का, तो क्या होगा, ये में कैसे होता है कि 31 का जब आप स्क्वायर करोगे क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर पहले 1 का स्क्वायर करोगे भाई, 1 एकम 1 हो गया, फिर 3 × 1 करोगे तो 3 एकम 3, और फिर इंटू 2 कर दो, 3 दूनी 6 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर कर दो, 3 3 9 हो जाएगा, ये 961 हो गया, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, उसका जो औसत है अगली पारी में क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, कितना, 2 बढ़ जाना चाहिए। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि करने के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे, यानी जब अगली जो पारी होगी वो 31 और 32वीं पारी हो जाएगी, और वो वृद्धि करना चाह रहा है 2 की, यानी पहले औसत 31 था, अब कितना 33 हो जाएगा, जब वृद्धि 2 हो जाएगी कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब इनका योगफल कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 32 × 33 जब आप करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 3 9 हो गया, इंटू 3 दूनी 6 और 3 3 9 हो गया, तो 6 9 और 6 15 से लगी 1 और ये 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1056 हो जाएगा। यानी उसमें देखो कि 31 पारियों तक उसके कितने रन थे, 961 रन थे, 32 पारी खेल लिया तो उसके कितने रन हो गए, उसके 1056 हो गए, तो उसने कितने रन बनाए 32वीं पारी में, तो आप क्या करोगे कि देखो 1000 से ऊपर कितना है, 56 रन तो ये है, और 1000 के अंदर कितने बढ़ाए उसने, 39 रन उधर बढ़ाए, तो 39 इसको करो जोड़ोगे तो 6 और 9 15 से लगी 1, 5 और 3 8 9, यानी 95 रन उसने बनाने होंगे 12वीं पारी में, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब इसका अप्रोच देखेंगे या शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि उसने कितनी पारी खेल चुका है, वो कितनी पारी खेल चुका है, ठीक है, कितनी पारी खेल चुका है, तो देखो भाई वो औसत कितना, उसका कितनी पारी खेल चुका, 31 खेल चुका, उसका 31 ही औसत है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे उसका औसत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, औसत लिखेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे चीजें सेम है तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, औसत लिखेंगे, औसत कितना उसका 31 है, औसत कितना उसका 31 है, औसत में वृद्धि चाहता है या कमी चाहता है, वो औसत में वृद्धि चाहता है कमी चाहता है, तो वो औसत में वृद्धि चाहता है, कितने की, 2 की कमी, तो वृद्धि चाहता है तो प्लस लिखोगे, कितने वृद्धि चाहता है, 2 की चाहता है, ठीक है, इनटू अब जो 2 वृद्धि करने के बाद में वो कितनी पारी खेल चुका होगा,
कितनी पारी खील चुका होगा भाई, 31 तो पहले थी, दो की वृद्धि कर लेगा तो पारी कितनी खील चुका होगा, 32 खील चुका होगा, तो इंटू 32 करेंगे। ठीक है भाई, तो 31 प्लस के 32 दूनी 64 हो गया, और इसको जोड़ोगे तो 4 और 1 5 और 6 3 9 हो गया, यानी 95 हो गया, 95 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बोला 40 लड़कों में, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ये आयु संबंध से है, ये औसत से है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट सेम ही है दोनों का। बोला 40 लड़कों में सम्मिश्र एक स्कूल बस शहर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई तो औसत 1 वर्ष बढ़ गई, तो शिक्षक की आयु क्या है ये बताना है। देखो भाई, यहाँ पे देखो पहले औसत कितना, औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष है। औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष है, तो 8 लिखेंगे। ठीक है, 8 लिखेंगे। अब औसत आयु बढ़ी है या घटी है, आप बोलो बढ़ी है, कितनी, 1 बढ़ी है, तो प्लस 1 करेंगे, 1 हो गया। इनटू अब कितने लोग हो गए, पहले कितने 40 लोग थे, अब शिक्षक को शामिल 40 विद्यार्थी थे ना, 40 लड़के थे, अब एक उसमें शिक्षक और बढ़ गया तो कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे, तो इंटू 41 करेंगे, तो 8 प्लस के 41 एकम 41 और बराबर करेंगे 41 और 8 49, यानी शिक्षक की उम्र कितनी होगी, 49 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बोला है कि एक कार्यालय में काम करते हुए, ये काम समय का टॉपिक आ गया, एक कार्यालय में काम को करते हुए एन व्यक्ति वह काम 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए गए तो वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। अगर 12 व्यक्ति अधिक ले लिए तो 12 दिन कम लगेंगे। तो शुरुआत में वही वहां कितने लोग थे, शुरुआत में कितने लोग थे ये बताना, यानी एन की संख्या बतानी, घुमा फिरा के उसने ये पूछा एन की वैल्यू बतानी है। देखो भाई, अब पहले एन व्यक्ति काम कर रहे थे, एन व्यक्ति काम कर रहे थे, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, एन व्यक्ति काम कर रहे थे। ठीक है, एन व्यक्ति काम कर रहे थे और काम कितने दिन में होता, 60 दिन में होता, इंटू 60 करेंगे, इंटू 60 बराबर बराबर क्या होगा हमारा, अगर 12 व्यक्ति अतिरिक्त ले लिए जाए, यानी एन तो व्यक्ति पहले थे और 12 व्यक्ति और बढ़ा दीजिए, एन प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इंटू जो काम है वो 12 दिन कम ले रहा है, काम जो 12 दिन कम ले रहा है, तो पहले 60 दिन ले रहा था, अब क्या ले रहा हूँ, 12 दिन कम ले रहा है, 60 में से जब 12 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48। ठीक है, अब से काट पीट मचा लो, तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48 हो गया, यानी 5n बराबर 4n प्लस के 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, अब 4n को इधर भेजोगे 5n की तरफ, तो 5n में से क्या होगा, 4n घटेगा, तो n बचेगा, n बराबर 48। तो पहले जो सदस्य थे वो कितने थे, 48 थे। पहले सदस्यों की या पुरुषों की संख्या, जो व्यक्ति की संख्या कितनी थी, 48, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बोला कि नल एक टैंक को 40 घंटे में भर सकता है और नल भी उसी टैंक को 50 घंटे में, यानी पहला नल है वो 40 घंटे में और नल बी है उसे 50 घंटे में भर सकता है। टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाएगा ताकि टैंक 25 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन बहुत अच्छी है, सवाल बहुत अच्छा है कि जो हमारा क्या दे रखा है आपको कि ए है, पहले देखो ए है वो कितने घंटे भर रहा है, 40 घंटे भर रहा है, बी भर रहा है उसे 50 घंटे भर रहा है। अब इनका देखो एलसीएम निकालेंगे तो कितना है, 40 और 50 का एलसीएम 200 आएगा, 200 आएगा। अब मान लो कि जो टंकी है वो 200 लीटर की है, टंकी जो है कितनी 200 लीटर की है। अब ए जो है 1 घंटे में 40 लीटर पानी भर रहा है, तो पूरी टंकी को कितने घंटे भरेगा, वो कब बोलेगा 5, यानी 5 में। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो कि 1 घंटे में 40 लीटर पानी भर रहा है तो 1 घंटे में कितना 5 होगा, ऐसे इसको डिवाइड करोगे इसको, ये कितना 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि अगर उसमें दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितनी देर बाद नल को बंद करना होगा। जो टैंक है वो 25 मिनट में भर जाए। तो बात थोड़ी समझने वाली है कि नल को ए को बंद, दोनों नल आपने खोल दिए, ठीक है, और नल पहले नल को बंद करना है, ए को बंद करना है, और लेकिन बी तो पूरा कितना करेगा, वो 25 घंटे भरनी चाहिए, 25 घंटे में टंकी भरनी चाहिए, तो 25 घंटे तक कौन, बी तो काम करेगा ना। तो 25 घंटे में जो बी है वो कितना करेगा काम, बी की क्षमता कितनी 4 है, तो 25 × 4 करोगे कितना 100 लीटर, तो क्या
बी भरेगा, 100 लीटर क्या करेगा, बी भरेगा। और बचा शेष कितना बचा भाई, 200 लीटर की टंकी है, 200 लीटर की टंकी है, 100 लीटर तो भरा जा चुका है, तो 100 लीटर को अब कौन भरेगा, ए भरेगा, 100 को भरेगा ए। ए की क्षमता कितनी है, 5 है, यानी 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, तो 100 लीटर को कितने घंटे भरेगा, तो आप बोलोगे 20 घंटे में। तो जो ए नल है, नल ए को हमें 20 घंटे बाद बंद करना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ये 4 समय दूरी का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो बोला गया कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी। बहुत अच्छा सवाल है, जानदार, शानदार और दमदार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको कि देखो यहाँ पे क्या सापेक्ष चाल निकालनी होगी। सापेक्ष चाल कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। जब दो चीजें समांतर दिशा में, समान दिशा में चल रही हो, तो वहां पे क्या होती है, जो स्पीड है वो माइनस होती है। जो समांतर चाल है, सापेक्ष चाल है, वो क्या होती है, माइनस होती है। अब जब चीजें विपरीत दिशा में चल रही हो, विपरीत दिशा में चल रही है, तो सापेक्ष चाल क्या होती है, प्लस हो जाती है। अब यहाँ पे क्या करते हो, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है एक ट्रेन, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। ठीक है, तो जो एक ही दिशा में चल रही है वो, तो सापेक्ष चाल क्या होगी भाई, सापेक्ष चाल हो जाएगी। सापेक्ष चाल कितनी होगी भाई, सापेक्ष चाल हो जाएगी ट्रेन की कितनी, 72, और मोटरसाइकिल कितनी है, मोटरसाइकिल की आपकी कितनी, 54 है, तो घटाओगे कितना जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। ठीक है, अब 18 किलोमीटर प्रति घंटे, अब ये लगा लो 18 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 1 मिनट में कितनी दूरी चली जा रही है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 1 मिनट में कितनी दूरी चली जा रही है, तो आप बताओगे कि ट्रेन की दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 18 इंटू 5/18 करोगे, यानी ये मीटर प्रति सेकंड आ गया, यानी इतना ये मीटर प्रति सेकंड चलेगा, इंटू कितने में, 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, तो करोगे 60 सेकंड कर दो उसको, तो 18 से 18 कटा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 300, तो ट्रेन की लंबाई है वो 300 मीटर की है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर की हुई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अगर एक साइकिल का पहिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है, एक साइकिल का पहिया, ठीक है, घूमता है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो देखो भाई क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन पर नजर डालेंगे। यहाँ ऑप्शन किसमें है, सेंटीमीटर में दे रखे हैं, जैसे 3.17, 31.8 या 0.317 सेंटीमीटर या 317 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे इसको, ऑप्शन जो है सेंटीमीटर, तो चीजें जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में पहले देखेंगे, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर, जिनको नहीं पता नोट कर लेना। और 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा भाई, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, 1 लाख सेंटीमीटर हो गया भाई, 1 लाख सेंटीमीटर हो गया। ठीक है भाई, 1 लाख सेंटीमीटर हो गया। अच्छे और समझने की कोशिश करना कि उसने बोला कि अब कितने चलता है कि 500 चक्कर लगते हैं घूमने में, 500 चक्कर लगते हैं घूमने में। ठीक है, कितने लगते हैं, 500 चक्कर लगते हैं घूमने में। ठीक है, अब इसके पहिए की त्रिज्या कैसे निकालोगे आप, पहिए की त्रिज्या कैसे निकालोगे, पहिए की त्रिज्या बराबर क्या होगा, जितनी दूरी चली है बट्टे जितनी दूरी चलेगा उसका भाग देना, कितनी बार घूमता है वो, कितनी बार घूमता है। ठीक है, समझो चीज को, सपोज करो कि ऐसे कोई वस्तु है, कोई चीज है, उसको आप एक तार है, लंबा तार है, उसको अगर गोल कर दोगे तो क्या होगा, एक बार उसे खोलोगे, उतनी लंबाई जितनी लंबी है उतनी रहेगी, उतनी लंबाई जिसको घुमाओगे तो घुमा कर रहेगी उतना ही लंबा रहेगा। ठीक है, हम क्या कर देंगे उसको क्या करोगे आप, इसको इसमें भाग दोगे किसका, कितने चक्कर लग रहे हैं, तो पहिए की परिधि बराबर कितना होगा, पहिए की परिधि बराबर कितना हो जाएगा, 1 लाख बटे 500। ठीक है, 2 0 कैंसिल हुई, ये 3 क्यों काट रहा हूँ भाई, 2 0 कैंसिल हुई। ठीक है, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और ये 200, कितना 200। पहिए की परिधि कितनी आ गई, पहिए की परिधि 200 आ गई, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहिए की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। ठीक है, 2πr बराबर 200 होता है। इसको हम और कन्वर्ट करेंगे कि 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, तो 22/7 होती है, 22/7 हो गई, इंटू आर हमें पता करना है त्रिज्या, और बराबर 200। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब भाई 2 से काटोगे से 100 बार, और 2 से काटोगे से 11 बार, 2 से काटोगे से 50 बार। ठीक है, आप क्या बताओ, आर बराबर कितना होगा, जो 7 है वो इधर पहुंचेगा मल्टीप्लाई में, तो 50 इंटू 7 हो जाएगा, अपॉन जो 11 है जो नीचे पहुंच जाएगा, कितना है 350 बटे 50, 350 बटे 11 हो जाएगा। तो आर निकालना, तो हम क्या करें, इसका भाग देंगे, 350 में हम भाग देंगे, इसका 11 का भाग देंगे, तो कितना 11 या 33 हो गया, बचा कितना
2 बचा, बचा कितना, 2 बचा, 0 हो गया है ना, 2 बचा। अब 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचा कितना, 9 बचा। पॉइंट लगा के हमने 0 ले ली और 11 अट्ठे 88 हो जाए, 11 अट्ठे 88, बचा कितना, तो 2 बचा। अब पॉइंट का एक नंबर ले लो, वो भी बहुत है ना, ठीक है। तो कितना है, 31.8 सेंटीमीटर की उसकी त्रिज्या हो जाएगी, 31.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रही। तो आज की क्लास में बताएं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, अटेम्प्ट सही किए, कितने क्वेश्चन नहीं सीखे हैं, ये सारी चीजें कमेंट करके बताओ। आपका टारगेट क्या जा रहा है, 18 क्वेश्चनों में से टारगेट किया गया है, और जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन है वो आपके रह रहे हैं। बाकी पूरा जो इसका सिलेबस अकॉर्डिंग जो आपको सिलेबस दे रहा है, एक एक चीज आपको इसमें ली गई है, ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो बचा पाई चार्ट बचा, पाई चार्ट एक दिन का कंसेप्ट है, उसको मैं एक दिन में समझा दूंगा, ठीक है। वो पेपर से पहले आपको मैं बता दूंगा, तो 5-7 दिन पहले बता दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकोगे। बस वो जो है आपका जैसा 5 मिनट का या 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, वो उसको आसानी सीख जाओगे। बाकी जो चीजें यहाँ पे चलने दो जैसी हैं, और कमेंट करके बताएं। और शाम को 4 बजे आपकी यूपी पुलिस हिंदी क्लास है, और शाम को 8 बजे करंट पब्लिकेशन की क्लास चल रही है। जो बच्चा करंट पब्लिकेशन देख रहा हो या SSC वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो वहां पहुंच जाए, और बाकी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो वो यहाँ पर रहे, ठीक है भाई। और बाकी चीज जहाँ से आप सीख रहे हो, जहाँ से कर रहे हो, जहाँ से कोर्स कर रहे हो, जो भी कुछ है वो अपना करते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सुबह 8 बजे मिलेंगे इस क्लास में, और शाम को 4 बजे यूपी पुलिस हिंदी क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।